नमस्कार दोस्तों, रीच संवाद में आपका स्वागत है। और मैं फिर से आ गया हूँ अभी। आपके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं पिछले एपिसोड पे, आपके बहुत फीडबैक आ रहे हैं। हम सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत से चेंजेस जो आपने बोले हैं जल्द ही लाएंगे। और पिछले एपिसोड में मैं बताना भूल गया, तो अपना जल्दी से एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं वो अभी रीच ग्रुप के लिए काम करता हूँ और साथ में सनातन पे एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, सिंपली सनातन के उससे। मेरे बाबा जी अयोध्या से है, मैं लखनऊ से हूँ और लंदन में रहता हूँ काफी सालों से। तो मेरे बारे में तो बस इतना ही काफी है। आरिफ जी आ चुके हैं हमारे शो पे। और आरिफ जी नमस्कार। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने फिर से टाइम निकाला हमारे लिए। व्यूअर्स के बहुत से सवाल आ रहे हैं और हमें इन पे बात भी करनी है। वो हम एंड ऑफ द सेगमेंट में रखेंगे आरिफ जी। अभी मैं शुरू करता हूँ एक क्वेश्चन जो काफी टाइम से इस पे डिस्कशन करने की हमारी कोशिश थी आप। तो आज मैं सोच रहा हूँ आपसे वो क्वेश्चन पूछ ही लूँ कि अब जो ये तालिबान आया है हमारे वापस एक तरीके से एक गवर्नमेंट बनाई है और पूरा अपना काम शुरू किया है। तो उसमें आपको क्या लगता है, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट रीजन है जिसे हम बोलते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें जो है क्या आपको लगता है कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या ये अब ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी क्योंकि उनको हौसला मिलेगा? देखें, अभी जी बात दरअसल ये है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस तो बनाई गई थी कोल्ड वॉर के बाद एक मकसद के लिए। अब जब 2001 से अमेरिका ने हमला शुरू किया तो काफ़ी हद तक शुरू में तो इन्होंने बड़े अटैक किए और मैड्रिड में बम धमाके हुए, लंदन में 7/7 हुआ, बसों में धमाके हुए और बाली में हुए, भारत में 26/11 हुआ। लेकिन आखिरी 10 सालों में उनकी ताकत कम हो गई और वो इंडिविजुअल एक्ट्स की तरफ रह गई थी कि कभी फ्रांस में किसी टीचर को मार दिया, कभी लंदन में कहीं एक छुरा मार दिया। अब क्या है कि तालिबान के जीतने से और तालिबान के अफगानिस्तान के टेक ओवर से ये जितनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मरकज साउथ एशिया है, पाकिस्तान आपको पता है कि फैक्ट्रियां बनाता है टेररिज्म की, और उसमें से फिर जो टेररिस्ट निकल के आते हैं वो पूरी दुनिया में तो कम जाते हैं, रीजन में ज्यादा गंद फैलाते हैं। और ऐसे कई इनके स्लीपर सेल्स भी हैं और उनकी कई ऐसी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक दूसरे के राब्ते में रह के काम करते हैं। बांग्लादेश में, इंडिया में तो इनका मतलब काफ़ी साइलेंट रह के काम करती हैं क्योंकि वहाँ पे दोनों कंट्रीज सेक्युलर हैं और वहाँ की सरकारें, बांग्लादेश की हसीना वाजिद सरकार और भारत की मोदी सरकार, वो प्योर सेक्युलरिज्म के ऊपर काम करते हुए सबको कोएग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक्सट्रीमिज्म किसी सूरत इन सोसाइटीज़ में बर्दाश्त नहीं होती। पाकिस्तान की मामला दूसरा है कि पाकिस्तान में तो सरकारी सरपरस्ती में ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, जैसे लुधियानवी हुए, लखवी हुए, झंगवी हुए, लश्कर ए तैयबा हुए, हिजबुल तहरीर हुए, ये सब पाकिस्तान की सरकार की सरपरस्ती में काम करती हैं। इंडिया बांग्लादेश में अब वो खुल के आ रही हैं सामने, उनको इंस्पायरेशन मिली है तालिबान से के टेक ओवर से और ये खुल के आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक किताब है उसका हवाला दूंगा, वो लिखता है कि आफ्टर उसामा बिन लादेन अराइव्ड इन जलालाबाद इन साउदर्न अफगानिस्तान इन May 1996, Arabs from various countries who had left after the Afghan jihad started returning there to join him. They already knew him from the jihad days. They supported the fast growing Taliban movement too. Soon Uzbeks, Bangladeshis, Chechens, Chinese Uyghurs and Muslims from South India, Europe, America, and even Australia started arriving in Afghanistan to help the Taliban cause. तो ये सब जितने भी नाम लिखवाए हैं इसमें इंडिया, बांग्लादेश की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये तालिबान की मदद के लिए आई थी। तो ये एक तरह से तालिबान की अलाइज हैं। तालिबान पे बुरा वक्त आया तो ये खामोशी से बैठ गई थी, खत्म नहीं हो गई थी। अच्छा। अब आपने देखा केरला में क्या हुआ। केरला से कितने लोग आईएसआईएस के लिए लीबिया और सीरिया गए थे लड़ने के लिए। तो इनके पास पैसा बहुत है, जिहादियों के पास, इनके पास बड़ा रिसोर्सेज हैं क्योंकि आफ्टर ऑल 23 करोड़ का एक मुल्क पाकिस्तान इनका पैटर्न है
और पाकिस्तान इनको सारा लॉजिस्टिक और सारा फैसिलिटेट करता है हर चीज में। तो यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश की सूरत हाल ये है कि एक तो आपके कुछ पॉलिटिकल कम्युनल लीडर्स हैं, जैसे इन बांग्लादेश में जमात इस्लामी है, फिर आजकल नए कई रिलीजियस ग्रुप बन गए हैं। इंडिया में कई कम्युनल लीडर्स हैं, पार्टीज हैं जो तालिबान की विक्ट्री पे खुश हो रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि इंडिया में ऐसे मुसलमान कम्युनल लीडर्स और लोग जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत कम है। इंडिया में 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें मेजोरिटी ने कंडेम ही किया है कि इवन नसीरुद्दीन शाह जैसा आदमी भी आके चीख गया कि भाई क्या हो रहा है, क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हो, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो सिवाय कुछ लोगों के बाकी सब मुसलमानों ने कंडेम किया है। इंडिया का मोरलेस जो मुसलमान मासेस है ना, वो एक तरह से इन कम्युनल लीडर्स की शिकंजे में है। इस वजह से वो खुल के अपोज नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी है ना मुसलमानों की, उसमें बड़ा सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं कि अगर आपने नहीं मानी हमारी बात तो हम आपका सोशल बाइकआउट कर देंगे। अब सोशल बाइकआउट का मतलब ये है कि आपसे वो मिल नहीं रहे, आपसे किसी तकरीब में, ईद के मौके पे, इसके मौके पे आपको बुलाते नहीं, आपके बच्चों की शादियों के लिए मसले होते हैं। और कई तो फिर मुसलमान जो बेचारा पिसा हुआ तबका होता है ना, वो डरा हुआ रहता है और कहता है यार इनसे पंगा लेके क्या करेंगे, ये रोज फिर गुंडे भेजेंगे, रोज हमारी बच्चियों को तंग करेंगे। तो इसलिए ये दबाव में है, अदरवाइज सोच इनकी इतनी खतरनाक नहीं है जितना कि ये शो किया जा रहा है। तो ये और बांग्लादेश में आपने देखा कि हसीना वाजिद ने जब जमात इस्लामी के लोगों को 2010 में और 2011 में फांसियां लगाई वार क्राइम्स में, तो बांग्लादेश में कोई मास लेवल पे प्रोटेस्ट नहीं हुए, लोगों ने वेलकम ही किया, क्योंकि आफ्टर ऑल एक्सट्रीमिज्म एक बीमारी है और किसी भी धर्म के ऊपर या किसी भी एथनिसिटी के ऊपर, किसी भी फिलोसॉफी पे एक्सट्रीम पे जाना एक सोसाइटी की मौत होती है। तो कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी समझदार इंसान उसको एक्सट्रीमिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान में तो है ही है खुला खुला, लेकिन इंडिया बांग्लादेश इवन श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, इस तरफ आ जाएं तो अरब कंट्रीज, यहाँ पे ये तालिबान की विक्ट्री से बहुत इंस्पायरेशन मिली है। और अब वो जो चुपचाप बैठे थे वो भी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान एक बहुत गंदा खेल ये खेल रहा है कि बार बार तालिबान में अपने जो एजेंट है उनके जरिए कश्मीर कश्मीर करवा रहा है, ताकि दुनिया में वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको नई डायरेक्शन मिल जाए। कब अफगानिस्तान तो फतह हो गया, अब हमारे नबी पाक की वो जो फेक हदीस है, वो जेन्युइन हदीस नहीं है गजवा हिंद, वो फेक हदीस है जो स्पेशल पर्पसेस के लिए इंडिया में अंग्रेज दौर में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज को अपना कब्जा कायम रखने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ वो करना था। तो गजवा हिंद करके अब वापस उसको इंडिया की तरफ रुख मोड़ा जा रहा है। ये लोग भूल रहे हैं कि इंडिया की सरकार बेदार है, इंडिया की आर्मी बेदार है, और इन सारी कोशिशों के बावजूद जम्मू एंड कश्मीर में कहीं कोई चीज नहीं हुई है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि जम्मू एंड कश्मीर में कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा या तालिबान का वेलकम नहीं हो रहा, और ये चीजें हैं। लेकिन बहरहाल सावधान रहने की जरूरत है। आम लोगों को खास तौर पे मेरा ये मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें। जहां आपको नजर आता है कि मजहब के नाम पे कहीं पे भी कोई एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, कोई प्रीचिंग कर रहा है गलत तरीके से, और कोई तालिबानी मैसेज को, शरीयत के मैसेज को अगर बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एक्सपोज करें, सरकार को भी बताएं, अपने अथॉरिटीज को भी बताएं, और पब्लिकली आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, उनको एक्सपोज करें। और देश की सिक्योरिटी होती है ना, जो देश की रखवाली, वो सिर्फ आर्मी की काम नहीं होता, वो हर नागरिक का काम होता है, देश के हर सिटीजन का काम होता है कि वो अपने देश की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज की सिक्योरिटी करे, अपनी सोशल वैल्यूज को प्रमोट करे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक खतरा है कि तालिबान जब तक अफगानिस्तान में जो अगर ये कंसोलिडेट हो गए तो ये बहुत बड़ा मसला होगा कि जैसे मैंने आपको बताया, और ये कंसेंसस बिल्ड है कि दुनिया जहाँ के जिहादी लास्ट टाइम भी अफगानिस्तान में आके कंसोलिडेट हुए थे, तो आज अगर पूरा मुल्क को दे दिया गया है, इतना बड़ा वास्ट कंट्री है, पहाड़ हैं, सब कुछ है, अगर उनको वो दे दिया जाए कि वहां पे बैठ के आप अपने ट्रेनिंग कैंप बनाएं, और अपने, और खासतौर पे तालिबान के कई पाकिस्तान बैक्ड लीडर भी बार बार कह रहे हैं कि खिलाफत जो है, कैलिफेट,
वो खाली अफगानिस्तान के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में हम लेके आएंगे, शरीयत पूरी दुनिया के लिए लाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी सूरत हाल है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के स्लीपर सेल्स जाग रहे हैं। अब वो जाग रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात है कि चलो आपके सामने एक्सपोज होंगे तो आप उनको खत्म कर सकेंगे, वरना वो सोए रहेंगे तो वो सांप बिल में बैठा हुआ है, जब तक बैठा रहेगा डेंजरस रहेगा। तो जी, अच्छा है बिल्कुल सही निकल बात। के आए तो मारा जाए। तो एक क्वेश्चन आरिफ जी, आप ही की बात को सुन के जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल ऐसे है कि सुनने में आता है कि पार्क और जो लेज़र सेंटर्स हैं वो नीलाम हो रहे हैं और अभी बीच में तो खबर आई थी कि इमरान खान साहब का रेज़िडेंस का भी कुछ चल रहा है कि उसको वो किराए पे दिया जाए, उससे कुछ पैसे आए और चाइना से भी फंडिंग बंद हो चुकी है। तो अगर पाकिस्तान इन सारे सेल्स को फंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान को फंडिंग अब अमेरिका से नहीं मिल रही, चाइना से नहीं मिल रही, तो अब कहाँ से फंडिंग मिल रही है पाकिस्तान को? सर ये इंडिया था एक जमाने में। ये जो धरती है ना, काबुल से लेकर रंगून तक, वो रिसोर्सेज की धरती है। पाकिस्तान के पास पैसा कम नहीं है, 23 करोड़ लोगों के रिसोर्सेज हैं। आम आदमी की जिंदगी तो बेहतर बनाने के लिए लग नहीं रहे पैसे, रोज नए टैक्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा। परसों कराची में सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बिल के साथ 200 रुपए का टैक्स डाल दिया नया। अरे बाप अब रे! आप अच्छा। सोचें कि सिंध में 8 करोड़ आदमी रहता है, हर महीने 200 रुपया 8 करोड़ लोगों से लिया जाएगा तो कितना फंड है? फंड बहुत है। दूसरा, बलूचिस्तान और सिंध और केपीके, जिस तरह अफगानिस्तान में रिसोर्सेज हैं मिनरल्स के, इस तरह केपीके में भी भरा पड़ा है, क्योंकि वो वही पहाड़ी माउंटेनियस रीजन है। बलूचिस्तान फुल ऑफ रिसोर्सेज। अभी लास्ट वीक पाकिस्तान गैस एंड नेचुरल रिसोर्सेज अथॉरिटी ने ऐलान किया कि सिंध में बेशुमार नए गैस के कुएं दरियाफ्त हुए हैं और उससे अब गैस एक्सप्लॉइट की जाएगी। रिसोर्सेज बहुत हैं पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं, ट्रेड जारी है, इंटरनेशनल ट्रेड जारी है। फिर पाकिस्तान का ड्रग सप्लाई का रैकेट जो है आईएसआई की सुपरविजन में जो चलता है, ये भी सबको पता है। पैसा बहुत है इनके पास, अवाम पे नहीं लगाते, इन चीजों पे लगाते हैं। जी। बाकी बात ये दुरुस्त है कि इनके कफील जो थे सऊदी अरब, दुबई, जब मर्जी आई सरकार पैसा दो, वो $1 बिलियन दे दो, उनके पास तो बहुत पैसा है। अच्छा पेट्रोल दे दो इनको, $2 बिलियन का पेट्रोल इनको मुफ्त में दे दो। इस तरह वो कफील ने बंद कर दिया है। चाइना ने सीपेक पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बंद की हुई है। 2021 में जीरो इन्वेस्टमेंट है चाइना की सीपेक में। उल्टा चाइनीज इंजीनियर बहुत मर रहे हैं। तो चाइना के तो अपने रिपरकशंस हैं और वो अपना वो रेजेंटमेंट बता रहा है कि भाई उनके मरने की वजह क्या है आरिफ जी? उनके मरने की वजह क्या है? ये पाकिस्तान में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं सिंध और बलूचिस्तान में। केपीके का पठान बहुत परेशान है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पाकिस्तान जो तालिबान वाला कार्ड खेलता है ना, उसका नतीजा ये निकलता है कि पूरी दुनिया में पश्तून जो है वो लेबल होता है एज ए टेररिस्ट। उसको एक मॉडल बना के पेश कर दिया गया है, ब्रांड बना के पेश कर दिया गया है टेररिज्म का। तो पख्तून एक तरफ तो टेररिस्ट है, दूसरा तालिबान का पूरा जो नेटवर्क है उसका सबको नुकसान होता है, लेकिन जो पख्तून को नुकसान होता है वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनके घर घर तबाह हो रहे हैं, चाहे वो वजीरिस्तान में है, चाहे वो केपीके में है, चाहे वो अफगानिस्तान में है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, इनकी सोशल लाइफ तबाह होती है, घर घर तलाशियां होती हैं। हर 10 किलोमीटर पे पाकिस्तान के केपीके प्रोविंस में चेक पोस्ट बनी हुई है। इनकी डेली लाइफ मुतासिर होती है। तो पख्तून विक्टिम भी है और टेररिस्ट भी है। तो पख्तून भी बड़ा पाकिस्तान से तंग आया हुआ है, बलोच भी तंग आया हुआ है। तो ये सारा चाइनीज को फिर अटैक करना का सामना करना पड़ता है कि आफ्टर ऑल सीपेक का जो रास्ता है वो केपीके और बलूचिस्तान से गुजर के जाता है। तो पाकिस्तान के पास पैसा बहुत है। और दूसरा ये है कि इस वक्त ग्लोबल टेररिज्म या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है ना, जो उसका स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर तो पाकिस्तान है। जी, वो तो कोई है। भी फिल्म बनती है ना, तो स्क्रिप्ट राइटर भी भाड़े का होता है और डायरेक्टर भी भाड़े का होता है, मालिक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर चाइना बना हुआ है इस वक्त। चाइना इस वक्त बात कही आपने आरिफ जी, बहुत सही। खुद एक्सट्रीमिज्म के मतलब आम मुसलमान उगरों को कंसंट्रेशन कैंप में बंद किया हुआ है। सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पे ये करता है, लेकिन पूरे रीजन के इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को चाइना इस वक्त पैट्रनाइजेशन दे रहा है।
और उन चाइना की पैटर्न के उसके अंदर रह के ये सब काम कर रहे हैं, और चाइना के पास कितना पैसा है ये तो आपको अच्छी तरह पता है। ये सब कुछ जी। तो आरिफ जी 31 मिलियन डॉलर परसों तालिबान को दे के गया है चाइना। भाई आप ये बताएं कि यूनाइटेड 31 मिलियन डॉलर दे के गया परसों चाइना तालिबान को। अब आप खुद ये बताएं कि यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट के डेजिग्नेटेड टॉप टेररिस्ट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ तालिबान, होम मिनिस्टर ऑफ तालिबान, उनको चाइना ओपनली 31 मिलियन डॉलर दे के गया है। क्या दुनिया खामोश बैठी है? दुनिया का जमीर मर चुका है कि टेररिस्टों को आप पैसे दे के जा रहे हो? डेमोक्रेटिक वैल्यूज में भी अगर गिनी में, साउथ अफ्रीका में, कहीं किसी अफ्रीकन कंट्री में कोई मिलिट्री कू होता है तो पूरी दुनिया हंगामा मचा देती है कि ये क्या हुआ है, ये इधर मिलिट्री क्यों हुआ, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये डेमोक्रेसी के ठेकेदार अफगानिस्तान की एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टॉपल होती है, उसको टेररिस्ट टेक ओवर करते हैं, मिलिट्री नहीं करती। कि मिलिट्री फिर उस मुल्क की मिलिट्री होती है। ये तो टेररिस्ट टॉपल करके टेक ओवर कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, तो बड़ा मामला खराब है। जी तो आरिफ जी ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ये यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रह गया है? मतलब अगर ऐसे मौके पे, जो आपने सही बोला, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जिनके जो भी उनके कारनामे हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं, FBI की लिस्ट पे हैं, CIA की लिस्ट पे हैं, इंटरपोल की लिस्ट पे हैं, ऐसे लोगों को जब आप नेता बना रहे हैं या गवर्नमेंट्स बना रहे हैं उनके साथ, तब भी यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं बोल रहा। ये बात तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आती आरिफ जी। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो जो 5 विक्टोरियस कंट्रीज थे ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, जी, इनके कब्जे में पूरी दुनिया थी, सारे मुल्क कॉलोनीज थे इनके। अब डीकोलोनाइजेशन करनी थी, तो कैसे इनको कंट्रोल में रखा जाए, तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस 1945 में बनाई, जिसमें वीटो पावर अपने पास रखा इन 5 मुल्कों ने। तो यूनाइटेड नेशंस सिंस इट्स क्रिएशन हैज बीन माउथपीस ऑफ दीज 5 सुपर पावर्स। आप ये बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के पास वीटो पावर नहीं है भारत के पास। तो नेहरू जी का किया हुआ है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया, उसके पास नहीं है। 135 करोड़ लोगों का जो गवर्नमेंट है उसके पास वीटो पावर नहीं। 6 करोड़ के इंग्लैंड के पास है, 6 करोड़ के फ्रांस के पास है। जी बिल्कुल सही। तो ये यूनाइटेड नेशंस तो एक ऑर्गन है सुपर पावर्स का, अपनी एक्स कॉलोनीज को कंट्रोल में रखने के लिए। भाई आप ये बताएं कि कुर्द लोग हैं जो, वो 150 साल से आजादी मांग रहे हैं। पहले ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे, फिर इंग्लैंड के कब्जे में चले गए। इंग्लैंड जब गया तो सीरिया में थोड़ा डाल दिया, थोड़ा ईरान में डाल दिया, थोड़ा तुर्कियों के पास छोड़ दिया, इस तरह डिवाइड कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एलाइड फोर्सेस ने इन कुर्दों को यूज किया, ये झांसा देके कि जंग खत्म होगी तो आपको आजादी देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद तो इन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि आजाद कुर्दिस्तान होगा, लेकिन 5 मिल के बैठे थे, इन्होंने कहा नहीं भाई, आजाद नहीं कर सकते इनको। तो इतना जेन्युइन इशू, फिर यही चीज बलोचिस्तान आपके सामने है, इतने जेन्युइन लोगों को आजादी नहीं मिल रही। लेकिन इंडोनेशिया का एक हिस्सा था, उसको चुपचाप आजादी मिल गई ईस्ट तिमूर के नाम से, आजाद देश। क्या कभी हमने नहीं सुना कि वहां पे कोई मूवमेंट चल रही थी कुछ। सूडान के साउथ में डारफूर, साउथ सूडान नाम का एक नया कंट्री बना दिया इन्होंने। तो इनकी डिजाइनिंग में आता है ना, तो वो यूनाइटेड नेशंस के जरिए वो सारा काम कर लेते हैं। भाई इसी तालिबान के, जो यही तालिबान थे, यही रूलर्स थे जो आज हैं, उनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने 2001 में एम्बार्गो लगाया था 9/11 के बाद। जी। आज उनके साथ मिलने गया है खुद यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जनरल का नुमाइंदा, तालिबान का प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हसन अखुंद से मिलने गया है। तो यूनाइटेड नेशंस का रोल तो हमेशा से बायस्ड रहा है, माउथपीस है इन 5 सुपर पावर का। जी 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 आरिफ जी, समय आ गया है कि हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस थोड़े ले लें, और जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम लेंगे। तो एक क्वेश्चन आरिफ जी जो आया है, उनका नाम है इमरान जलबनी कुमार, और ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान, सिंध और बलोच
कब तक अलग होंगे, और अमेरिकन आर्मी क्या पाकिस्तान में आ जाएगी, उसके बारे में क्या आरिफ जी की क्या राय है? तो अमेरिका की इन्हीं का क्वेश्चन ले लेते हैं, आज ज्यादा टाइम है, हम इन्हीं को कवर कर लेते हैं जी। अमेरिका की आर्मी पाकिस्तान में उस वक्त आएगी जब जाएगी। देखिए, 3,000 फौजी तो अभी अफगानिस्तान से निकल के इस्लामाबाद और कराची में बैठे हुए हैं। पूरे होटल्स की बुकिंग कैंसिल करा के इनको बिठा दिया है, कोई क्वारंटीन नहीं, कोई कुछ नहीं। शेख रशीद अहमद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि केपीके से कोई भी आदमी इस्लामाबाद और रावलपिंडी नहीं आ सकता 30 सितंबर तक। अच्छा। पाकिस्तान के 3 एयरबेस अमेरिकन कंट्रोल में है। पाकिस्तान का एयर स्पेस अमेरिका के कंट्रोल में है। ये जो काबुल में अभी धमाका हुआ था 2 हफ्ते पहले, इसके जवाब में अमेरिका ने ड्रोन हमला किया था। वो ड्रोन शायद ओमान से उड़ा था, लेकिन ओमान का तो अफगानिस्तान से कोई बॉर्डर नहीं है। हाँ हाँ। पूरा पाकिस्तान का एयर स्पेस क्रॉस करके गया है। तो पाकिस्तान तो अमेरिकन आर्मी के कंट्रोल में है। सिंध और बलूचिस्तान की जहां तक बात है, सिंध हैज ऑलवेज बीन हिस्टोरिकली ए सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। राजा दाहिर के जमाने में भी सिंध एक हिंदुस्तान का एक राज्य था, जहां पे राजा दाहिर वॉज ए किंग और उनकी अपनी सल्तनत थी वो। इसके बाद कभी अंग्रेज, कभी मुगल, कभी वो कब्जे होते रहे, लेकिन सिंध का एक अलग आइडेंटिटी रहा था। 1940 के रेजोल्यूशन पाकिस्तान में भी ये कहा गया था कि सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के जो इलाके हैं उनको इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट के तौर पे आज़ाद कराया जाएगा हिंदुस्तान से। ये डिमांड थी, लेकिन 1947 के बाद इन पे कब्जा कर लिया गया। बलूचिस्तान तो इसकी सॉवरेनिटी तो एक्सेप्ट भी कर ली थी जवाहरलाल नेहरू साहब ने और जिन्ना साहब ने, लेकिन बाद में उसके ऊपर कब्जा किया गया फौज के जरिए। जबरदस्ती की एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई गई। तो बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत है और आज नहीं तो कल उसने आज़ाद होना है। कल बलूचिस्तान के इलाके जामरान में बाकायदा जंग हुई है पाकिस्तान आर्मी की और बलोच कर्मचारियों की, और कई दर्जन पाकिस्तान आर्मी के लोग मरे हैं, कई बलोच भी शहीद हुए हैं। ये रोज की बात है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक आर्म्ड स्ट्रगल जारी और सारी है, और ये खत्म नहीं होगी। जब भी इस रीजन के सुपर पावर्स जब भी इस रीजन की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज चेंज करने के लिए आएंगे तो बलूचिस्तान और सिंध आज़ाद होंगे। ये बॉटम लाइन है। सिंध का आम शहरी, चाहे वो सिंधी हो या उर्दू स्पीकिंग हो, वो आज भी सिंध की आज़ादी के लिए यूनाइटेड हो चुका है और वो सिंध की आज़ादी चाहते हैं। भारत का इसमें रोल होना चाहिए कि भारत इस रीजन का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है, और फिर देखा जाए ना तो काबुल से लेके थाईलैंड तक के सारे जितने भी कंट्रीज के लें, रीजन्स के लें, उनका मातृ देश है। भारत के ही सारे ये नागरिक रहे हैं कभी ना कभी इस, और इनकी जो आप खुदाई करेंगे ना जब भी, तो आपको नीचे से भारत नजर आएगा, भारत की हेरिटेज नजर आएगी, भारत की सोसाइटी नजर आएगी। तो भारत को अपना रोल इधर अदा करना होगा सिंध और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए। फिर भारत के कुछ इलाके पाकिस्तान के कब्जे में हैं, उनको वापस लेना भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन ये हो गया, मैं कहता हूँ ग्लोबल टेररिज्म से दुनिया की जान छूट जाएगी। ये तो क्योंकि मुल्क तो दो ही हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान, जहां से सारा का सारा चल रहा है इन्हें। और अफगानिस्तान में भी तालिबान बगैर पाकिस्तान के कुछ भी नहीं है। इस वक्त भी पंजशेर वैली में पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है। अब मैंने भी ये ऐलान कर दिया था कि पंजशेर वैली पे कब्जा हो गया है तालिबान का, तो हो गया है, लेकिन मकसद ये है कि पंजशेर वैली में गवर्नर हाउस पे तालिबान का कब्जा है। कल अहमद शाह मसूद की बरसी थी, 9 सितंबर 2001 को उनको सुसाइड बॉम्बिंग में मार दिया गया था। अहमद शाह मसूद के मजार को तालिबान ने बम से उड़ा दिया। कल गवर्नर हाउस पे कब्जा है, अहमद शाह मसूद का बेटा जहां पे रहता है उसके घर पे कब्जा है। अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिंग प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले के घर पे कब्जा हो गया है। पूरे जो अर्बन एरिया है ना उस पर कब्जा हो गया है। तो पंजशेर वैली के जो फाइटर्स हैं वो पहाड़ों पे चले गए हैं। रेजिस्टेंस जारी है, नो डाउट अबाउट इट। तो रेजिस्टेंस तो पूरे अफगानिस्तान में जारी है, छोटे छोटे
लेवल पे। लेकिन मोरलेस जो की पोजीशंस है ना, ये पंजशीर वैली में जो जो जगहों पे इन्होंने कब्जा किया है, आज से पहले कभी तालिबान उस पर कब्जा नहीं कर सके थे, 96 में भी। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, लेकिन रेजिस्टेंस जारी है अभी। तो अफगानिस्तान में तालिबान बगैर पाकिस्तान की मदद के कुछ भी नहीं कर सकते। जी, नहीं, थैंक यू सो मच आरिफ जी। अगेन आपने सारी की सारी एनालिसिस और एक तरीके से कहते हैं ना, वो डाइसेक्शन करके सारा समझा दिया हमें कि क्या इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इसकी एक्चुअल एनालिसिस है और क्या इसके पीछे के फैक्टर्स हैं जिस पे ये पूरी की पूरी एनालिसिस है। थैंक यू सो मच आरिफ जी। और व्यूअर्स, समय आ गया इस प्रोग्राम को समाप्त करने का। हमने कोशिश की है आपके सारे फीडबैक को लेने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की, और मेरी और हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि हम ये आपका प्रोग्राम है, जैसा हम बार बार बोल चुके हैं, और आपके ही फीडबैक पे चलेगा, आप ही के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम कुछ और नई आइडियाज लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। हम हो सकता है इस प्रोग्राम को ट्विटर स्पेस पे भी करने की कोशिश करें, उस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपकी क्या ओपिनियन है उसको लेके। तो मिलते हैं अगले शनिवार संवाद में फिर से। आपकी बात, आपके मुद्दे। थैंक यू सो मच। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि संवाद को हम स्पेस पे इसलिए लेके जा रहे हैं कि ये प्रोग्राम व्यूअर्स का है, और हम चाहते हैं स्पेस एक ऐसी जगह है जहां से डायरेक्ट हम इंटरेक्शन कर सकते हैं अपनी पब्लिक के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ। तो आप लोग उस हमारे संवाद एट स्पेस को भी प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। हम इसकी तारीख का ऐलान कर देंगे, तो उसमें आप होंगे, आपका फीडबैक मिलेगा, आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हम उधर भी डायरेक्ट जवाब देंगे, और जो सवाल रह जाएंगे वो हम आपको अगले प्रोग्राम में यहाँ पे जवाब देंगे। तो प्लीज इस प्रोग्राम की इंकरेजमेंट करें, हमारी हौसला अफजाई करें, और इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं, तो उससे हमें इंकरेजमेंट मिलेगी ताकि हम बेहतर प्रोग्राम पेश कर सकें और ज्यादा पेश कर सकें। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर लिसनिंग। प्लीज सपोर्ट दिस प्रोग्राम। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। और आप सब दोस्तों को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। सारे व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ओम गम गणपताय नमः।